हेलो फ्रेंड्स, दिस चंदन कुमार सिंह। ये मैकेनिक्स का 5th पार्ट है। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 63 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सॉलिड स्फीयर को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। अगर थिन स्फेरिकल सेल का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो उसकी मदद से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देख रहे हैं। एक सेल कंसिडर करेंगे, एक थिन स्फेरिकल सेल है। सपोज कीजिए एक थिन स्फेरिकल सेल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, इस केस में एक होता है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसी तरह मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी या फिर एरिया डेंसिटी कर सकते हैं इसको हम। एरिया डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। तो यहाँ से अगर हम मास लिखें तो डेंसिटी इंटू एरिया, तो मास डेंसिटी इंटू एरिया। सपोज कीजिए कि हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं तो हमको एक रिंग मिलेगा। रिंग का जो एरिया होता है, रिंग का एरिया निकालने के लिए हम लोग सर्कमफ्रेंस इंटू वाइड करते हैं। सर्कमफ्रेंस इसका जो भी होगा इंटू जितना चौड़ा ये होगा उसको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया। तो डेंसिटी इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू वाइड एरिया दे देगा। दैट मीन्स हमको इसका मास मिल जाएगा, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का मास मिल जाएगा। इस एलिमेंटल स्ट्रिप के मास को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर होल एरिया तो हमको टोटल मास मिल जाएगा। तो डेंसिटी इंटू सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इसका जो भी होगा वो 2 पाई आर होता है। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आर है, ये आर है, ये स्मॉल एंगल डी थीटा कंसिडर किए तो ये वाला आर डी थीटा हो गया। तो ये वाला अगर हम थीटा कंसिडर करते हैं तो ये वाला 91 थीटा, दैट मीन्स ये आर साइन थीटा। आर साइन थीटा अगर इसका रेडियस है, इसका रेडियस अगर आर साइन थीटा है तो 2 पाई आर विद सर्कमफ्रेंस इंटू वाइड जो है वो आर डी थीटा। इस तरह से हमको स्मॉल स्ट्रिप का मास हमको मिल गया। अब नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर अबाउट दिस वर्टिकल स्ट्रिप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड एक्सिस अगर निकाल रहे हैं तो मास डीएम इंटू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो डीएम का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करने के बाद इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। तो हमको ये देगा साइन क्यू थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेट करने के बाद जो हमको मिला वो 2/3 mr स्क्वायर। यहाँ पर जो है रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि एक हॉलो स्फीयर का एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से निकाल करके 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे, डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो मास के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 2/3 mr स्क्वायर। नाउ अगर हमको इसका चाहिए अबाउट टेंजेंट, तो टेंजेंट यहाँ पर है और आई जेड जेड हम लोग निकाल चुके हैं, आई जेड जेड निकाल चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस हम निकाल चुके हैं। और टेंजेंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस इसका मास इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस इज इक्वल 2/3 mr स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। मास इंटू आर स्क्वायर ये कैलकुलेट करेंगे तो 5/3 mr स्क्वायर मिला मेरे को, 5/3 mr स्क्वायर हमको मिला। तो अगर टेंजेंट के अबाउट अगर पूछता है स्फेरिकल सेल का तो मिलता है 5/3 mr स्क्वायर, लेकिन अगर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पूछता है तो 2/3 mr स्क्वायर। अब सिमिलरली इसका जो आंसर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू एक स्फीयर कंसिडर किए, स्फीयर का एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो हमको सेल मिलेगा, स्फेरिकल सेल मिलेगा।
अगर सॉलिड स्फीयर है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो हमको स्फेरिकल सेल मिलता है। स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, अब ये भी कैलकुलेट किए हैं हम लोग। और सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट किए हैं 2/3 mr²। 2/3 मास जो हो गया सेल का वो dm स्मॉल मास इंटू x², ये हॉलो स्फीयर के केस में हम लोग जानते हैं। अब इस सेल का मास कितना होगा, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि एरिया जो है इसका 4πx², अगर इसका रेडियस x है और ये डिस्टेंस हम dx कंसिडर कर रहे हैं, तो 4πr² इंटू dx जो मिला, ये मास ऑफ दिस स्फेरिकल सेल हमको मिला। तो मास dm के जगह पर हम ये पुट आउट करेंगे इंटू x², इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर dx दिख रहा है, इंटीग्रेट करेंगे मतलब 0 से लेकर के r तक, 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर का मास कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3πr³ होता है मास। तो 4/3πr³ हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसकी जगह मास पुट कर देंगे तो मिलता है 2/5 r²m mr², यानी 2/5 mr²। सिमिलरली एक टेंजेंट के अबाउट इस सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमको, दिस टेंजेंट के अबाउट चाहिए, तो हमको फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस मास इनटू यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी r², यानी 2/5 mr² प्लस mr²। 2/5 अभी mr² निकला प्लस mr², तो मिलता है 7/5 mr²। ये टेंजेंट के अबाउट हो गया और ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट हो गया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr², ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग 3 कपल्स। 3 कपल है मेरे पास, एक है 20 kg फोर्स एंड 0.5 मीटर आर्म्स इन पॉजिटिव सेंस। तो रिजल्टेंट क्या होगा कपल का, इसके लिए ट्वेंटी kg फोर्स एंड 0.5 मीटर आर्म इन पॉजिटिव सेंस। अगर 20 इंटू 0.5 करते हैं हम लोग तो मिलता है 10 kg। मोमेंट कैप कितना बजेगा, 10 kg मीटर, 10 kg मीटर। 10 kg मीटर जो है पॉजिटिव सेंस में अप्लाई हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए 10 जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। नेक्स्ट है 30 kg फोर्स एंड 1 मीटर आर्म, 30 इंटू 1 30 kg इन निगेटिव सेंस, मतलब क्लॉकवाइज 30 जो है वो क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है। नेक्स्ट है 40 kg इंटू 0.5, 40 इंटू 0.5 मतलब 10, वो पॉजिटिव सेंस मतलब एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। 3 मोमेंट इस तरह से लग रहा है। तो रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रिजल्टेंट हम मान लेते हैं, रिजल्टेंट का कोई भी चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट कंसिडर करते हैं। समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू 0, अगर ये कंसिडर करते हैं समेशन ऑफ मोमेंट ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमको मिलेगा ये मोमेंट है r, मान लीजिए रिजल्टेंट मोमेंट जो है r है। तो r हम लोग कंसिडर किए हैं निगेटिव क्लॉकवाइज, इसलिए -r लिखे, -30 क्योंकि क्लॉकवाइज है, -30 फिर +10, फिर +10 इज इक्वल r इज इक्वल -10। ये माइनस इंडिकेट करता है कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मोमेंट जो है वो आपका क्लॉकवाइज है, मतलब वो उसका उल्टा है। जो भी हम कंसिडर किए हैं उसका ये उल्टा है, मतलब नेगेटिव हमको ये कंसिडर करता है माइनस, एंड ये इंडिकेट करवाता है कि जो भी मोमेंट हम कंसिडर किए हैं वो इस जो भी कंसिडर किए हैं उसका ये जस्ट रिवर्स है, मतलब ये उल्टा है। तो रिजल्टेंट अगर ये है तो रिजल्टेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा है, मतलब कि ये रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम उल्टा डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द आर, तो आर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो आर्म लेंथ जो है 0.5 मीटर है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स इंटू 0.5, फोर्स इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से 10 इंटू 0.5 को हम 1/2 कर सकते हैं, मतलब 10 F इक्वल टू 20 मिला। मतलब कि फोर्स जो लगा वो 20 kg का फोर्स लगा इन द नेगेटिव सेंस, इन द नेगेटिव सेंस, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर है इसलिए हम लोग नेगेटिव सेंस में फोर्स इज इक्वल टू 20 kg मिला हमको।
नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिप्टिकल एरिया हैविंग मेजर एंड माइनर डायमीटर ऑफ एक्स एंड वाई अबाउट द मेजर एक्सिस। अबाउट द मेजर एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए। इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिप्टिकल एरिया हैविंग मेजर एंड माइनर डायमीटर ऑफ एक्स एंड वाई अबाउट द मेजर एक्सिस। अबाउट द मेजर एक्सिस हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने कैलकुलेट करते भी हैं तो भी इसका एक भी आंसर इसे मैच नहीं करता है। आंसर सारा का सारा इसमें गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर लिख रहा है डायमीटर, मेजर एंड माइनर डायमीटर। अगर हम एक एलिप्स कंसिडर कर रहे हैं, ये अगर हम एक एलिप्स कंसिडर किए, एलिप्स का जो मेजर डायमीटर है वो मान लीजिए कि एक्स बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है मेजर डायमीटर इज इक्वल टू एक्स एंड माइनर डायमीटर इज इक्वल टू वाई, दिस इज पूरा वाई, ये बोल रहा है। ये हम कैलकुलेट करने के बजाय जैसा हम यूजुअल हम कैलकुलेट करते हैं, यूजुअल जैसा कैलकुलेट करते हैं वैसा हम कैलकुलेट करें और उसमें हम लोग जो भी डिस्टेंस होगा उसको वाई के फॉर्मेट लिखेंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा। फिलहाल हमको इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखना है। तो सबसे पहले एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर किए, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम वाई मानते हैं। तो इसमें हम लोग ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, फिर भी आपको सिर्फ याद रखना है कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर किए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग वाई मान रहे हैं, इसका डिस्टेंस को डी वाई मान रहे हैं। ये जो है इसको हम लोग बी मानते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग ए मानते हैं। इसको मेजर रेडियस बोलते हैं, इसको माइनर रेडियस बोलते हैं एलिप्स का। इसका ये फोकस है, एलिप्स का फोकस है। नाउ इसमें एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर किए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि हमको एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसिडर किए। इस एलिमेंटल स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो एरिया हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ये डिस्टेंस को हम लोग एक्स मान रहे हैं और ये डिस्टेंस को एक्स मान रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल 2x इंटू डी एक्स, ये डी वाई वाई एक्सिस, ये वाई डी वाई, तो 2x इंटू डी वाई, दिस इज द स्मॉल स्ट्रिप का एरिया मिल गया। नाउ वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज इक्वल टू दिस मच। इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये हम लोग जानते हैं, यहाँ से x निकालेंगे इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। इस x के वैल्यू को अगर हम वापस यहाँ डाल देते हैं तो एरिया मिल जाएगा। एरिया जो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ y और कांस्टेंट a और b के फॉर्म में मिलता है, ये इस तरह से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट निकल रहे हैं, तो लिखते हैं वाई स्क्वायर इंटू डी ए। पहले एलिमेंट का निकालते हैं, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। वाई का जो वैल्यू मिला है हमको, वाई स्क्वायर डी ए का जो डी ए का जो वैल्यू मिला है उसको हम यहाँ पर डालते हैं और वाई के फॉर्मेट में इसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले वाई को हम लोग थीटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को जो भी है वो अप्रोक्स करते हैं कि ये डिस्टेंस जो है बी है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो दैट मीन्स हम बी जो है बी इज इक्वल टू बी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, ये वाला डिस्टेंस जो है वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, दिस इज बी। अगर ये बी है तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, टेक बी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, तो डी वाई कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा। इसको हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा एंड डी वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा डी थीटा, बी कॉस थीटा डी थीटा, बी कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने के बाद यहाँ मिलता है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू ए बाई बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से 2a बी क्यूब, एक बी यहाँ पर, बी स्क्वायर यहाँ से बाहर निकालेंगे हम, बी यहाँ पर, तो बी एक बी तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी बाहर निकलेगा तो बी क्यूब, 2a बी क्यूब। ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डी कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके लिए हम लोग एंड वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4। ये हम यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन द एबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे को जो आई एक्स एक्स मिला वो 2a बी क्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 इंटू डी थीटा। 2a बी क्यू, ये जो 4 है इसको बाहर कर दिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इस तरह से।
उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो थीटा कॉस 4 थीटा का साइन 4 थीटा हो जाएगा बाई 4, -π/2 से +π/2 तक। ए बी क्यूब बाई 4 π/2 -π/2, थीटा की जगह पहले हमको π/2 पुट करना है, फिर -π/2 पुट करना है, और यहाँ पर हम अगर जैसे ही पाई पुट करते हैं तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, मतलब ये टर्म पूरा चला गया। तो मेरे को मिलता है पाई ए बी क्यू बाई 4, पाई ए बी क्यू बाई 4। अगर पूछता है किसी भी एलिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो ये होता है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर ए बोल रहे हैं और ये डिस्टेंस अगर मेरा बी है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका ये ऑप्शन होगा। अगर ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिप्स इतना होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन एक भी ऐसा मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपको इतना याद रखना होगा कि अगर पूछता है तो ऐसा पूछेगा, और ये पूछेगा तो डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन। सपोज एक ब्लॉक है, ब्लॉक किसी फ्लोर पे रेस्ट है, तो एक वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, पी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स और ये नॉर्मल डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच से पास होगा। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इट इज द एंगल and the resultant of angle between the normal and the resultant of normal and limiting force of friction, angle between normal and the resultant of किसका फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो रिजल्टेंट है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का बात होगा तो उस वक्त फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, P = F। तो यहाँ से tan phi अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर पैरेलली प्रोजेक्ट करते हैं तो इसका सामने वाला जो परपेंडिकुलर फ्रिक्शन फोर्स अपॉन n, तो tan phi = F/n, जो कि म्यू के बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। tan phi कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो दिस इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो कह रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल डायरेक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल डायरेक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। इसके लॉ ऑफ फ्रिक्शन है, ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन ये बोलता है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी है, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा उस सरफेस पे लगता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि मान लीजिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फिर एक बार ऐसा फोर्स लगा रहे हैं और जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, जब स्लाइड करने के लिए स्टार्ट होगा, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और जब बॉडी मूव करने लगता है उस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। वो डायनामिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर लगा वो आपका लिमिटिंग केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ना ही स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में फोर्स आपको कम लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपको कम ही लग रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर दोनों बराबर है तो उस पर्टिकुलर केस में बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक में केस में कम ही है, लेकिन लिमिटिंग के केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका मैक्सिमम है। नेक्स्ट बोलता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन। यहाँ पर जो नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन मास इनटू एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल डायरेक्शन। ये भी लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। नेक्स्ट बोलता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर आएगा एफ,
कर सकते हैं F बराबर म्यू इंटू एन। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोजल हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट टाइप होगा, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप कैसा है सरफेस का, उससे पे डिपेंड नहीं करता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कैसा है उस पर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। शेप पे डिपेंड नहीं करता, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब वो मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन विथ W sin थीटा, W sin प्लेन इंक्लिनेशन प्लस फ्रिक्शन एंगल अप्लाइड इन द डायरेक्शन। इस फोर्स को समझने के लिए आप ये इस समझिए सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये बॉडी किसी इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा। ये बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है विथ एन एंगल विच इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन। मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा और उससे कुछ और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं P। वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो यहाँ पर है, फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो है थीटा। तो हम टोटल जो एंगल हो गया अल्फा प्लस थीटा। जब इस तरह का फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना मिनिमम फोर्स हमको अप्लाई करना होगा इसको ऊपर की तरफ खींचने में, ये आपको सबसे पहले ये निकालना होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा हमेशा। अगर ये अल्फा है तो दिस इज अल्फा, इस डायरेक्शन में mg cos अल्फा। सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन लगाता है, वो इधर लगाया। mg sin अल्फा जो है आपका है, उसका mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इतना आ गया। चूंकि बॉडी ऊपर की तरफ स्लाइड हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस को इस डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस को इसके परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। इस तरह से हम समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकालने की कोशिश करते हैं। तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो P का कंपोनेंट P cos थीटा और mg sin थीटा इसका अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में। तो mg sin थीटा को हम लोग W भी बोल सकते हैं, W sin थीटा भी बोल सकते हैं। इसको W की जगह पर हम mg लिखते हैं, mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू एम। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू P cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस, दैट मीन दिस एक्सिस में हमको इक्वेट करना है। तो इस डायरेक्शन में n ऊपर की तरफ लग रहा है, फिर P का साइन थीटा जो होगा, P का जो साइन थीटा cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है P का, तो P का साइन थीटा ऊपर की तरफ P साइन थीटा। तो n प्लस P साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। यहाँ से n निकाल लीजिए, इस n को उठा करके यहाँ रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो इक्वेशन रखने के बाद P का जो वैल्यू देगा वो इतना मिलेगा। ये आपको इतना याद रखिए, P इज इक्वल टू दिस मच। नाउ वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू tan फाइव, म्यू इज इक्वल टू tan फाइव होता है, म्यू इज इक्वल टू tan फाइव। tan फाइव इज इक्वल टू sin फाइव बाई cos फाइव। अगर म्यू की जगह tan फाइव रखते हैं और tan फाइव की जगह sin फाइव cos फाइव रखते हैं तो उसके बाद इसको थोड़ा सा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करने के बाद P इज इक्वल टू मिलता है mg sin अल्फा प्लस फाइव cos थीटा माइनस फाइव। अब क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन ये कहता है लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन इज इतना। लीस्ट फोर्स आपका इतना है, तो इतना लीस्ट फोर्स तो मेरा फोर्स ये निकला है, फोर्स ये निकला है मेरा। ये फोर्स लिस्ट कब होगा, ये फोर्स लिस्ट कब होगा? तो लिस्ट तब होगा जब ये डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होता है? कॉस थीटा नीचे में कॉस फंक्शन है, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। मतलब कॉस का ग्राफ अगर देखिएगा तो आपका +1 और -1 के बीच लाई करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर 1 हो गया तो ये जो आपका लिस्ट फोर्स मिल गया। तो लिस्ट फोर्स आपको क्वेश्चन में बोल रहा है लिस्ट फोर्स यही है, तो फोर्स की जगह पर हम लिस्ट फोर्स अगर रख दें, फोर्स की जगह पर लिस्ट फोर्स हम रख दें
और राइट साइड जो भी है वैसे ही रहने दे। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कॉस थीटा माइनस फाई जो है इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 1, जो कि हम पहले ही बोले कि ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स का वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। तो कॉस 1 और कॉस 1 इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 कब होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस तो या फिर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो अगर एंगल इक्वेट करते हैं तो थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 5। अगर थीटा 5 के बराबर है, ये जो थीटा है, ये थीटा अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन 5 के बराबर है, तब जो P होगा वो P कितना होगा। अगर थीटा 5 के बराबर होगा तो जो P होगा थीटा 5 के बराबर होगा, दैट मीन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। थीटा 5 के बराबर होगा तो P इतना होगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन इज W साइन प्लेन इंक्लिनेशन प्लस फ्रिक्शन एंगल अप्लाइड इन द डायरेक्शन एट एन एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन टू द इंक्लाइन प्लेन। ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए आपको 2 इक्वेशन यहाँ पर याद रखना होगा। ये इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन भी आगे कहीं यूजफुल होगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। इस क्वेश्चन में जाने से पहले आप यही देखिए, सेम केस रहता बॉडी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता, सेम केस रहता बॉडी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता तो फ्रिक्शन फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगता। तो उस वक्त P मिनिमम आप निकालोगे, तो निकालने के बाद जो आपको मिलेगा सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, बस यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर प्लस हो गया। जो पिछला केस में जो आपको मिला था वो आपको मिला था यहाँ पर, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस मिला था, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सेम एक्सप्रेशन रहेगा। तो जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्वेश्चन में डाउनवर्ड डायरेक्शन के बारे में पूछेगा, तो P मिनिमम इज इक्वल टू mg साइन अल्फा माइनस फाइव बटा में कॉस थीटा प्लस 5। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज। हम जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लॉक है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पर फोर्स P अप्लाई कर रहे हैं, इसका अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है। F जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो सरफेस के ऊपर लग रहा है, यहाँ जो वेट है वो नीचे की तरफ mg लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लोग ऐसे पहले भी देख चुके थे, कोई सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन N एक्ट होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F लगेगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो R लगेगा। ये एंगल जो है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई। ये फोर्स P अप्लाई हो रहा है, वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं फाई। इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब tan फाई अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो tan फाई इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बटा में नॉर्मल रिएक्शन निकलता है। और फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पहले ही बताया जा चुका है, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एक कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन into n। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो tan फाई इज इक्वल टू म्यू, मतलब फाई अगर निकालेंगे तो tan इनवर्स म्यू, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सही नहीं है? तो इसमें द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी भी देखिए, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोलता है द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज होता है क्या कि जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लॉक है, कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा गया है, कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा गया है, तो वो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसमें ये बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, जिसमें बॉडी जस्ट स्लाइड करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस मिनिमम
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो बोलता है द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर हम जान रहे हैं दिस इज एम जी, दिस इज एम जी कॉस अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, एम जी साइन अल्फा, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन। ये बॉडी नीचे की तरफ आएगा, दैट मीन फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा। तो अगर हम यहाँ से tan अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन ये नॉर्मल डायरेक्शन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो tan अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई एन, और हम लोग जानते हैं ए बाई एन इज इक्वल टू म्यू, दैट मीन्स दिस अल्फा को ही हम लोग इसको पहले भी जानते हैं, दिस अल्फा इज इक्वल टू tan फाई इज इक्वल टू एफ बाई एन, तो अल्फा इज इक्वल टू फाई, अल्फा इज इक्वल टू फाई, ये हम ये इक्वेशन जानते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से दिस में। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा ये है, तो ये अभी ये भी अल्फा आपका होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों का दोनों बराबर है। एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम इंक्लिनेशन होता है जब ये बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो एक ऐसा एंगल आएगा जिसमें बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, तो उस पर्टिकुलर वक्त में जो भी ये एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा। तो इस एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं, तो इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल रहे हैं। दैट मीन दोनों का दोनों सेम चीज़ है। द टेंजेंट टू द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये भी वैलिड है। द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत है। कह रहा ऑन ए लैडर इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ग्राउंड लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी। अगर एक लैडर है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।